बनाकर देखिए 2.3। सवाल में कहा गया है कि पिछले वर्ष रसकुंडू ग्राम में साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 था और ग्राम की जनसंख्या 6,550 थी। तो हमें बताना है साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या कितनी थी। मतलब जो कुल वैल्यू है यानी 6,550 को एक दिए निश्चित अनुपात 4:1 में बांटना है। अगर आप अनुपात को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे संपूर्ण ज्ञान के सीरीज का अनुपात वाला सेशन एक बार जरूर देखें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर और मजबूत हो जाएगा, जो आगे के सवाल को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दिए सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे रसकुंडू ग्राम की कुल जनसंख्या बराबर 6,550, साक्षर अनुपात निरक्षर बराबर 4:1। दोनों का अनुपातिक भाग निकाले तो साक्षर लोगों का अनुपातिक भाग बराबर 4/5 और निरक्षर लोगों का अनुपातिक भाग बराबर 1/5। आगे अनुपातिक भाग को कुल जनसंख्या से गुना करने पर दोनों की संख्या पता लगा सकते हैं। इसलिए लिखेंगे साक्षर लोगों की कुल संख्या बराबर 4/5 गुने 6,550, सॉल्व करने पर 5,240। निरक्षर लोगों की कुल संख्या बराबर 1/5 गुने 6,550, 5 से 6,550 सॉल्व करने पर 1,310। सवाल में कहा गया है कि 640 रुपये को बीसू और अपर्णा में 5:3 के अनुपात में बांटा गया, तो हमें बताना है किसको कितना मिलेगा। अगर हमने पिछला सवाल ठीक से समझ लिया है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इस सवाल में भी 640 को दिए एक निश्चित अनुपात में बांटना है। लिखेंगे कुल रुपया बराबर 640 रुपये, बीसू अनुपात अपर्णा बराबर 5:3, इसलिए अनुपातिक योग बराबर 5 और 3 8, इसलिए बीसू का अनुपातिक भाग बराबर 5/8 और अपर्णा का अनुपातिक भाग बराबर 3/8। इसलिए कुल रुपए में बीसू का हिस्सा बराबर 5/8 गुने 640 बराबर 400 रुपये। कुल रुपए में अपर्णा का हिस्सा बराबर 3/8 गुने 640 बराबर 240 रुपये। अगला सवाल है, पिछले सवाल में हमने जाना कि दिए वैल्यू को एक निश्चित अनुपात में कैसे बांटते हैं। यहाँ भी 250 क्विंटल इस्पात को 49:1 के अनुपात में बांटना है। इसे भी अगर शॉर्ट में करें तो होगा कुल इस्पात बटे में अनुपातिक योग गुने 1, और विस्तार में हल करने के लिए लिखेंगे कुल इस्पात 250 क्विंटल तथा इस्पात में उपस्थित लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1, इसलिए अनुपातिक योग 49 और 1 50। लोहे का अनुपातिक भाग 49/50 और कार्बन का अनुपातिक भाग 1/50। अब कुल इस्पात को इनके अनुपातिक भाग के अनुसार बांट देंगे तो लोहे का हो जाएगा 49/50 गुने 250 बराबर 245 क्विंटल और कार्बन 1/50 गुने 250 बराबर 5 क्विंटल। सवाल है, किसी विद्यालय के 143 छात्र छात्राओं में गाने वाले और नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात 9:2 है। यदि और 3 गाने वाली छात्राएं जुड़ जाती हैं तो गाने वाले और नाचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात बताओ। सवाल का पहला भाग पिछले सवाल जैसा ही है, जिसमें हमें सबसे पहले गाने वाले और नाचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद गाने वाले छात्र छात्राओं के साथ 3 जोड़ने के बाद दोनों का नया अनुपात निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल 2 मकानों के मूल्य वाला जैसा है तो एकदम सही है, आपको सवाल समझ आ रहा है। सवाल में कहा गया है 240 लीटर डेटॉल जल में जल और डेटॉल का अनुपात 1:3 है। इसके साथ और 60 लीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना होगा। हम वैल्यू को अनुपात में बांटना तो सीख ही गए हैं, इसलिए दिए डेटॉल मिश्रित जल में कितना जल और कितना डेटॉल है ये पता लगाना कोई चैलेंज नहीं है। सवाल के दूसरे भाग में ये कहा गया है यदि मिश्रित जल में 60 लीटर जल और मिला दिया जाए तो मिश्रित जल में जल और डेटॉल का नया अनुपात क्या होगा। सवाल एकदम 2 मकानों के मूल्य जैसा ही है। एक व्यक्ति की मासिक आय 24,750 रुपये है, जिसमें से वह 750 रुपये घर भाड़ा देते हैं। बाकी रुपए यानी 24,000 रुपये को 3:1 में घर खर्च तथा शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो हमें बताना है कि वे कितने रुपए घर चलाने में खर्च करते हैं।
तो हम ये समझ पाते हैं कि यदि 24,750 रुपये में से 750 रुपये घटा दें तो उसके बाद बचे 24,000 रुपये को 3:1 के अनुपात में बांट दें तो ये पता चल जाएगा कि वे कितने रुपए घर चलाने में खर्च करते हैं। सवाल में कहा गया है कि विवेकानंद युवा पुस्तकालय को एक वर्ष में 74,350 रुपये का सरकारी अनुदान मिला और 4,350 रुपये चंदा से मिला और 1,300 रुपये पुराने कागज पत्रों को बेचकर मिला। सभी रुपए को खर्च 3 कामों में, जैसे नई किताब को खरीदने, पुरानी पुस्तकों को जिल्द बंधवाने और पुस्तकालय के कर्मचारियों का वेतन देना 15:3:2 में होता। तो हमें हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपए की नई किताब खरीदी गई। सवाल है, किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में 1,050 व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आए हैं। उसको 3 बड़े हॉलनुमा कमरे में 11, 3 और 3 सही 1/2 के अनुपात में बैठने दिया गया। तो हमें बताना है कि प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठेंगे। इस सवाल में भी पिछले सवाल की तरह दिए वैल्यू यानी 1,050 को दिए निश्चित अनुपात में बांटना है। बस इसमें दिया अनुपात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण संख्या के रूप में बदलना होगा। इसे पूर्ण संख्या के रूप में बदलने के लिए तीनों के हर का लसा का गुना तीनों से करेंगे। तीनों का हर है क्रमशः 1, 1 और 2, इसलिए लसा होगा 2। अब 2 से तीनों में गुना कर देंगे तो हल करने के बाद अनुपात होगा 22:6:7। अब इसी अनुपात के आधार पर 1,050 को बांट देंगे। इसके लिए लिखेंगे अनुपातिक योग 35। इसलिए पहले कमरे में लोगों की संख्या 22/35 गुने 1,050 बराबर 660। दूसरे कमरे में लोगों की संख्या 6/35 गुने 1,050 बराबर 180। तीसरे कमरे में लोगों की संख्या 7/35 गुने 1,050 बराबर 210। अगला सवाल है, सवाल में कहा गया है 12,100 रुपये मधु, मानस, कुंतल और इंदिरा के बीच 2:3:4:2 के अनुपात में बांटा गया। तो हमें बताना है किसको कितने रुपए मिले। बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा सवाल पहले सीख चुके हैं जिसमें सिर्फ दिए रुपए को दिए अनुपात में बांट देना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है एक त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योगफल 180 है और उनका अनुपात 3:5:10 है। तो हमें बताना है यदि एंगल A का मान 10 डिग्री कम एवं एंगल B का मान 10 डिग्री अधिक होता तो तीनों कोणों का नया अनुपात क्या होगा। किसी कोण का मान 10 डिग्री बढ़ने या घटने से कितना होगा ये तभी पता कर सकते हैं जब कोणों का मान पता हो। तो सबसे पहले कोणों का मान पता लगाने के लिए 180 डिग्री को दिए अनुपात में बांट देंगे तो एंगल A से 10 डिग्री कम तथा B को 10 डिग्री अधिक करने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि तीनों का नया अनुपात क्या होगा। सवाल में कहा गया है कि 9,000 रुपये 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहला मित्र जो पाएगा दूसरा मित्र उसका 2 गुना पाएगा और तीसरा मित्र पहले दोनों मित्रों से प्राप्त कुल रुपए का आधा पाएगा। तो हमें बताना है कौन कितना रुपया पाया। मतलब अगर पहला मित्र 1 रुपया पाता तो दूसरा मित्र 2 रुपये पाएगा और तीसरा मित्र को दोनों मित्रों के प्राप्त रुपए का आधा मिलेगा। दोनों मित्रों के प्राप्त रुपए 1 और 2 3, जिसका आधा होगा 1.5 और अतः तीसरे मित्र को 1.5 रुपये मिलेगा। इसी से इनके प्राप्त रुपए का अनुपात निकाला जा सकता है। अनुपात होगा पहला मित्र अनुपात दूसरा मित्र अनुपात तीसरा मित्र बराबर पहला मित्र का 1 है, दूसरा मित्र का है 2 और तीसरा मित्र का है 1.5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 2:4:3। इसे x मानकर भी कर सकते हैं। जैसे माना पहले मित्र को मिला x रुपये, दूसरे मित्र को मिलेगा 2 गुना इसलिए 2x और तीसरे मित्र को मिलेगा दोनों के रुपए का आधा इसलिए 3x/2। अनुपात निकालेंगे तो होगा 2:4:3। सवाल में कहा गया है गांव के रास्ते की मरम्मत करने के लिए 4 वर्ष में खर्च रुपए का अनुपात
2:4:3:2 है। उन 4 वर्षों में 132 लाख खर्च हुआ। तो हमें बताना है दूसरे वर्ष कितने रुपए खर्च हुए और प्रथम और तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए खर्च हुए। लिखेंगे कुल खर्च 132 लाख रुपए, फिर चारों वर्षों का अनुपात और फिर अनुपातिक योग के बाद अनुपातिक भाग। अब एक एक करके चारों वर्षों का खर्च निकाल लेंगे। सवाल में 2 प्रश्न पूछा गया था कि पहले कि दूसरे वर्ष कितने रुपए खर्च हुए, तो उत्तर है 48 लाख। और दूसरा सवाल है कि प्रथम और तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए खर्च हुए। सवाल में कहा गया है विनय बाबू ने अपने अवसर ग्रहण के समय 1,96,150 रुपये पाए। उन्होंने 20,000 रुपये विद्यालय के पुस्तकालय को दान कर दिए और बाकी रुपए को अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री में 5:4:4 में बांट दिए। तो बताओ किसको कितने रुपए दिए। सवाल में ये कहा गया है अनिमुर चाचा ने अपने 35 कट्ठा जमीन में 4:3 के अनुपात में बैगन और परवल की खेती किया है। ऐसा करके वे प्रति कट्ठा बैगन से 150 रुपये तथा प्रति कट्ठा परवल से 125 रुपये लाभ किए। तो हमें बैगन और परवल की खेती से प्राप्त लाभ का अनुपात बताना है। तो लाभ का अनुपात बताने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि बैगन और परवल की खेती से कितना लाभ हुआ। तो हम देखते हैं प्रति कट्ठा बैगन से 150 रुपये और प्रति कट्ठा परवल से 125 रुपये लाभ किए। लेकिन ये कुल लाभ नहीं है, ये सिर्फ एक एक कट्ठा का लाभ है। कुल लाभ निकालने के लिए ये पता लगाना जरूरी है 35 कट्ठा जमीन में से बैगन और परवल की खेती के लिए कितना कितना जमीन दिया गया था। इसके लिए 35 कट्ठा जमीन को 4:3 के अनुपात में बांट देंगे। तो ये पता चल गया कि बैगन की खेती 20 कट्ठा और परवल की खेती 35 कट्ठा जमीन में किया गया था। इसलिए बैगन की खेती से कुल लाभ 3,000 रुपये और परवल की खेती से कुल लाभ 1,875 रुपये। अब इस प्राप्त लाभ का अनुपात हुआ 8:5। बनाकर देखिए 2.3 में हमने कुल 14 सवाल को हल किया। अच्छी तरह सभी सवाल को समझाने का मेरा जो प्रयास रहा है, इसमें मैं कितना सफल रही हूँ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।